श्री राम ITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं महेश प्रजापति आपको DC वाइंडिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लैप वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ये DC मोटर में दो तरह की वाइंडिंग की जाती है, एक लैप वाइंडिंग की जाती है और एक वेव वाइंडिंग की जाती है। आज हम लैप वाइंडिंग के बारे में जानेंगे कि DC मोटर में लैप वाइंडिंग क्यों की जाती है, उसका क्या महत्व है, ये किस प्रकार की जाती है और इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग को हम समानांतर वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसमें कुंडलियाँ एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है, इसलिए इसको समानांतर वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम चित्र की तरफ देखते हैं, ये हमारी पहली कोइल है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस तरह से जाती हुई सेकेंड पॉइंट पे ख़त्म हुई। यहाँ से दूसरी स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके ख़त्म हुई। यहाँ से तीसरी स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके। अब हम देखते देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली कुंडली का सिरा और दूसरी कुंडली का सिरा आपस में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी कुंडली का अंतिम सिरा और तीसरी कुंडली का प्रथम सिरा वापस ओवरलैप हो रहे हैं, यानी ये एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप वाइंड होती है, इसलिए इसको समानांतर वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समानांतर वाइंडिंग में और क्या क्या होता है। तो लैप वाइंडिंग के अंदर समानांतर पथ और पोलों की संख्या बराबर होती है। समानांतर पथ मतलब ये जो पथ आ रहे हैं इनको हम कहते हैं पथ, यानी जहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा। तो समानांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या, मतलब यहाँ पर एक कार्बन ब्रश होगा तो उस कार्बन ब्रश के बराबर होगी। तो समानांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। इस लैप वाइंडिंग को अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। मतलब ये वाइंडिंग ऐसे DC मशीन में या ऐसी DC मोटर में की जाती है जहाँ पे हमें अधिक धारा मोटर को देना पड़ती है और कम वोल्टेज पर वो मोटर कार्य कर सके। ऐसी जगह पर हम लैप वाइंडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें चालकों की संख्या अधिक होती है, इसलिए ये अधिक धारा लेती है। लैप वाइंडिंग के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, इसमें कम्यूटेटर पिच YC, जिसको हम Y से प्रदर्शित करते पिच को। अब चूंकि ये कम्यूटेटर पिच है, इसलिए इसके आधार में हमने C लगा रखा है। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में इसमें कम्यूटेटर पिच हमेशा एक होता है। जैसे कम्यूटेटर पिच मतलब 1 और 2, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। इसी प्रकार लैप वाइंडिंग सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है, ऐसे ही मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है। सिंप्लेक्स में हमेशा कम्यूटेटर पिच का मान 1 होगा, लेकिन मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग की आवश्यकता हमें क्यों होती है कि जब हम पोलों की संख्या को बढ़ाए बिना समानांतर पथों की संख्या के बढ़ाने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। यह 3 प्रकार की होती है। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, जिसमें कम्यूटेटर पिच का मान 2 होता है। अब जैसे डुप्लेक्स में क्या होगा, 1 2, यानी 1 2 और 3, यानी पहला अगर आपका टर्मिनल यहाँ है तो दूसरा टर्मिनल कहाँ होगा, 3 पर। तो ये आपके कितना है, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 पिच की। तो इसलिए इसको डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कहा जाता है। ऐसे ट्रिप्लेक्स में 3 रहता है, क्वाड्रप्लेक्स में 4 होता है, ठीक है। ये हमारी जो लैप वाइंडिंग है उसके प्रकार हो गए। अब लैप वाइंडिंग में कुछ टर्म्स होती है, जैसे बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, फ्रंट पिच और परिणामी पिच। ये होते क्या है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं बैक पिच की। बैक पिच क्या होता है कि कोइल की प्रथम साइड और कोइल की अंतिम साइड एक ही कोइल की। अब ये देखो, हम यहाँ पर एक कोइल है, ये कोइल है, इसका यहाँ पर ये पहली साइड है और इसकी इसी कोइल की ये क्या है, दूसरी साइड। इसके बीच की दूरी को हमने प्रदर्शित किया YB। तो पहली साइड और दूसरी साइड के बीच की दूरी को हम कहते हैं बैक पिच। क्या कहते हैं हम, बैक पिच। इसी प्रकार से फ्रंट पिच क्या होता है,
दूसरी कोइल की पहली साइड और पहली कोइल की दूसरी साइड, यानी दूसरी कोइल, ये यहाँ पर हम कोइल है, दूसरी कोइल की पहली साइड और पहली कोइल की दूसरी साइड के बीच की दूरी को YF यानी हम कहते हैं फ्रंट पिच। इसी प्रकार कम्यूटेटर पिच यानी एक कोइल के अंतिम सिरे और प्रथम सिरे और अंतिम सिरे के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है हमारा परिणामी पिच, रिजल्टेंट पिच। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पर दिखा रखा है। पहली कोइल की पहली साइड दूसरी कोइल की पहली साइड के बीच की दूरी को हम कहते हैं परिणामी पिच। इस तरह से लैप वाइंडिंग को करने के नियम एवं शर्तें। हमेशा हमें लैप वाइंडिंग, जब हम आर्मेचर में लैप वाइंडिंग करते हैं तो उसकी कुछ नियम और शर्तें होती है। उन्हीं नियम एवं शर्तों का हमें पालन करना होता है, जिसके माध्यम से हम लैप वाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फ्रंट पिच, बैक पिच और पोल पिच। ये तीनों हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। फ्रंट पिच, बैक पिच और पोल पिच, ये हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर फ्रंट पिच 2 है तो बैक पिच भी 2 होगा और पोल पिच भी 2 होगा। फ्रंट पिच, बैक पिच हमेशा काय में होना चाहिए, विषम संख्या में होना चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह से विषम संख्या में हमारा बैक पिच होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें बैक पिच माइनस फ्रंट पिच बराबर क्या होता है, 2 चालक। कितना होगा इनके अंतर, 2 चालक का। जैसे मान लो अपन फॉर एग्जांपल अगर बैक पिच 7 है, फ्रंट पिच 5 है, तो चालक कितने निकलेंगे, 2 चालक। ऐसे ही मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि बैक पिच माइनस फ्रंट पिच बराबर 2 गुणित प्लेक्सों की संख्या। जैसे 2, अब प्लेक्स मान लो डुप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3, क्वाड्रप्लेक्स है तो 4। तो इस प्रकार इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4, 6, 8। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन ब्रश की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। अगर मान लो हमारी डीसी मोटर 2 पोल की है तो 2 पोल की मोटर है तो कार्बन ब्रश भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 4 पोल की है तो कार्बन ब्रशों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, ऐसे अगर हम प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है आगे बढ़ना। प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में बैक पिच हमेशा क्या होता है, ये जेड होता है चालकों की संख्या। क्या होता है ये, चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या। ठीक है, जेड से हम चालकों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं और पी से पोलों की संख्या। तो चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या धन 1, मतलब 1 का अर्थ होता है जैसे आगे बढ़ना। अगर मान लो बैक पिच जैसे हमारा आया 5, तो अगला क्या होगा, बैक पिच 5 + 1 यानी 6। तो इस तरह से हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में हमेशा बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा होगा। क्या होगा, बैक पिच फ्रंट पिच से हमेशा ज़्यादा होगा। ऐसे ही एक होती रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि बैक पिच, ठीक है, बैक पिच क्या होता है, हमेशा फ्रंट पिच से कम होता है। ठीक है, इसी तरह हम फ्रंट पिच को कैसे प्रदर्शित करेंगे, अगर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग है तो YF बराबर YB माइनस 2 प्लेक्स। ऐसे ही बैक पिच इसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बैक पिच क्या था, Z/P+1, तो यहाँ पे फ्रंट पिच क्या हो जाएगा, ZP+1 YB YF माइनस 2 प्लेक्स।
प्रोग्रेसिव में हमेशा आगे बढ़ते हैं, रेट्रोग्रेसिव में हमेशा पीछे की तरफ आते हैं। इसी तरह चालक बटे पोलों की संख्या का मान हमेशा क्या होता है, विषम होता है। परिणामी पिच निकालने के लिए हमें वाई आर बराबर वाई बी माइनस वाई एफ करना पड़ता है। ये हमारी लैप वाइंडिंग के नियम एवं शर्तें हैं। इन्हीं नियम एवं शर्तों के आधार पर हम वाइंडिंग के आरेख डायग्राम भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि हमारी ईडी के अंदर आते हैं लैप वाइंडिंग के डेवलपिंग डायग्राम या वेव आरेख बनाना। ठीक है, तो हम उसमें इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे हमें प्रश्न में दिया होता है कि 12 स्लॉट, 12 चालक या 12 सेगमेंट्स या 6 सेगमेंट, इस तरह से प्रश्न में दिया होता है और कहा जाता है कि इसका वेव डेवलपिंग डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो हम पहले उसका सारा हमारी गणितीय विधि से जो हमारे नियम है उनके अकॉर्डिंग उसका पूरा डाटा निकालेंगे और डाटा निकालने के बाद ही उसका हम डायग्राम बना पाएंगे।